नाम रास नहीं। कहते हैं नाम का बड़ा असर होता है, इसलिए बच्चों के नाम सोच समझ कर रखने चाहिए। मेरे भी का नाम तो फहद था, यार प्यार से फरहाद हो गया। फिर जिंदगी ने ऐसा गम दिया कि इसका हाल आज दीवानों से भी बुरा है। मेरे वालिद की मुलाजमत एबटाबाद में थी। ये इलाका उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ एक प्लाट खरीद लिया। कहते थे मैं रिटायरमेंट के बाद अपना घर यहीं बनाऊंगा। वालिद साहब ने किसी सबब वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली और अपना ख्वाब भी पूरा किया। उन्होंने एबटाबाद में घर बनवाया और करीब में बाजार में एक दुकान भी खरीद ली। अब्बाजान ने मेहनत की तो बिजनेस ने तरक्की की और दुकान जनरल स्टोर में तब्दील हो गई। इसी बिजनेस से हम खुशहाल हो गए। कुछ अरसे बाद वो बीमार हो गए तो स्टोर मेरे भाइयों अरसलान और फहद ने संभाल लिया। दोनों बारी बारी जनरल स्टोर पर बैठते थे। फहद को घर में सभी प्यार से फरहाद बुलाते थे, इसको भी आदत पड़ गई। जब भी कोई नाम पहुंचता तो वो फौरन ही अपना नाम फरहाद बता देता। आखिर इसी नाम ने एक दिन इससे इसकी खुशियां छीन ले। इसको एक लड़की मिली जिसके फिराक में इसे ऐसी चुप लगी कि वो अपने हवास में ना रहा। वो अपनी भोली भोली आंखों से हर किसी के चेहरे को तकतार बता, फिर किसी वीराने में दरख्त के नीचे जा बैठता और पते गिनता रहता। इसको अपनी दुकान से बड़ा प्यार था। जुमा के दिन भी वो दाल कान खोल कर बैठ जाता। एक दिन जाने किया उसके जी में समाई के स्टोर बड़े भाई को सौंप कर नुमाइश देखने चला गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि इसको लड़कियों का एक ग्रुप इताद खाई दिया। शायद वो शॉपिंग करने निकली थीं और हमारे जनरल स्टोर की तरफ ही आ रही थीं। फरहाद वापस पलटा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इसने बड़े भाई पर कुछ जाहिर न किया। ये 3 लड़कियां थीं। उनमें से एक जो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत नुमायां थी। इसने कुछ चीजें देखें और मुख्तसर खरीदारी करके ये चली गईं, लेकिन वो लड़की पिल भर में ही जैसे मेरे भाई के दिल पर गे उडाल गई। फहद ने 2 बार दुकान भाई के हवाले की और उसके पीछे चल पड़ा। वो जिस जिस दुकान पर जाती ये इसके पीछे जाता। इसका जी चाहा कि लड़की को रोककर उसका नाम पूछे, मगर इतनी हिम्मत न थी कि बाजार में बात करता। आखिरकार इसे बहाने से रोक कर कह ही दिया कि अब मेरी दुकान पर ये परफ्यूम भूल कर आ गई थी, ये लीजिए। इसने मुस्करा कर परफ्यूम रख लिया, हालांकि ये परफ्यूम की शीशी जो इसने खरीदी थी वो इसके शॉपिंग बैग में मौजूद थी। फरहाद की खुशी की इंतहा न रही। वो विकुंजाने की बजाय घर आ गया। सारी रात बेचैनी से गुजरी। इसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जब आंखें बंद करता इस परी पैकर का चेहरा इसके सामने आ जाता। सुबह दुकान खोली तो फोन की घंटी बजी। फोन पर कोई लड़की थी। भाई ने पूछा, आप कौन हैं और किस से बात करता है? इसने जवाब दिया कि कल आपकी दुकान पर शॉपिंग की थी। अपने एक फाजिल परफ्यूम की शीशी मुझे दे दी, जबकि खरीदी हुई तो मेरे बैग में मौजूद थी। अब एक वापस करनी है। मैं यहाँ स्कूल हॉस्टल में हूँ, अब आकर अपनी अमानत वापस ले जाइए। वो शाम को इसके हॉस्टल गया। परफ्यूम ना लिया बल्कि इसरार करके इसको दे दिया। अलबत्ता दोनों में कुछ बातें हुईं और उसके बाद फोन पर बाकायदगी से बातें होने लगे। इस लड़की ने जब भाई से इसका नाम पूछा तो इसने सादगी से फरहाद बता दिया। लड़की नाम सुनकर हंस पड़ी। मेरे भाई ने भी सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, अगर तुम्हारा नाम फरहाद है तो मीर अनाम श्री समझ लो। दोनों आपस में मिलते नहीं थे, अलबत्ता फोन पर राब्ता रखते थे। एक दिन इसने बताया कि इसके घर वाले इसे लेने आ रहे हैं, क्यों नक्का सालाना इम्तिहान के पर्चे खत्म हो गए हैं, वो अब हॉस्टल से चली जाएगी। फरहाद ये सुनकर उदास हो गया। अगले दिन वो दुकान पर खुदा हाफिज कहने आई। इसको अपनी बहनों के लिए कुछ चीजें भी खरीदनी थीं। भाई को उदास देखकर शिरीन की आंखों में भी आंसू आ गए। वो चली गई तो मेरे भाई का भी दुकान पर दिल ना लगा और वो भी घर आ गया। रास्ते में इसे बड़ा भाई मिला। फरहाद, किधर जा रहे हो और दुकान किस पर छोड़ कर आ गए हो? भाईजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दुकान बंद करके घर जा रहा हूं। फरहाद को पता ना चला कि अपनी सोचों में मगन वो घर से काफी आगे निकल आया है। लेकिन तुम तो घर से काफी दूर आ गए हो। अच्छा। वो शर्मंद हो गया। ये बेखुदी की वो कैफियत थी जिस पर इसका इख्तियार ना था। अगरचे इसकी मोहब्बत साफ सुथरी थी, मगर आज दिल की अजीब कैफियत थी। आज सारा माहौल अजनबी अजनबी लग रहा था। खामोशी से कमरे में जाकर लेट गया। माँ ने खाने का पूछा तो आंखों से आंसुरवा हो गए।
उम्मी ने बेटे की यह हालत देखी तो उनकी चीख निकल गई। माँ की चीख पर घर वाले दौड़े। वालिद साहब ने पूछा, क्या बात है? फरहाद ने कहा, सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है। वो फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया लेकिन कोई प्यारी ना जान सका। जाहिर है बीमारी तो कोई ना थी, मगर ये ऐसा मर्ज था कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। फरहाद को फिर भी डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया। तीसरे रोज वो अस्पताल से भी भागकर घर आ गया क्योंकि शीरीं की याद इसको अंदर ही अंदर खा रही थी। फोन का इंतजार था, तभी दुकान पर आ बैठा। दिल को दिल से राह होती है। दुकान पर आए थोड़ी देर गुजरी थी कि इसका फोन आ गया। वो कह रही थी, जब से घर आई हूं दिल नहीं लगता। तुम्हारी याद ने मुझे बहुत अफसुर्दा कर रखा है। मैं इस उदासी से निकल ही नहीं पा रही हूं। खाने को जी करता है और ना कुछ करने को, खुदा जाने मुझे क्या हो गया है। लगता है मर जाऊंगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। इसने फरहाद को जगह बताई। वो जगह एबटाबाद से 100 किलोमीटर दूर थी। फरहाद अलिफ गिले दिन वहां पहुंचा। 8 घंटे के इंतजार के बाद वो आती दिखाई दी। अपनी एक सहेली के साथ आ रही थी। आते ही कहा, रांझा, जानती ना थी कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बस गई है। अब तुम्हारे बगैर ही ना सिकूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। उसकी बेबाकी पर फरहाद मुंह तक तारा गया। किस सोच में खो गए हो? क्या तुमको मैं पसंद नहीं? ये बात नहीं है। पहले तो तुम्हारे घर वालों से बात करना होगी। वो राजी होंगे तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, लेकिन मुझे तो डर है कि मेरे घर वाले भी राजी ना होंगे। वो भी ये बातें कर ही रहे थे कि सामने से कुछ लड़के आ गए और उनके पास आकर खड़े हो गए। शीरीं उनको देखकर घबरा गई। इसके मुंह से निकाला, भाईजान, आप यहाँ। उनमें से एक इसका भाई था। फरहाद के पैरों तले से जमीन निकल गई। लड़की के भाई ने बहन को चले जाने को कहा। जाहिर है वो इनकार ना कर सकती थी। वो दोनों चली गईं। दरअसल जहां फरहाद और शीरीं बैठे थे वो जगह एक सैरगाह थी और वो इस लड़की के घर से नजदीक थी। इसका भाई अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आया हुआ था। वो फरहाद से 3-4 साल बड़ा था और उसके तीनों दोस्त भी मेरे भाई से उम्र में बड़े थे। भागने का मौका था लेकिन मेरे भाई ने भाग जाने को मुनासिब न समझा। शीरीं के भाई ने फरहाद को गेौनिसा मारा और फिर उसके दोस्त भी इस पर पिल पड़े। वो अकेला था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। किस्मत अच्छी थी कि वहां सब लोग जमा हो गए जिन्होंने उन चारों हमलाआवरों को काबू कर लिया। फरहाद तेजी से हुजूम से निकल बस के अड्डे आया। बस तैयार खटरी थी। वो इसमें सवार होकर अपने शहर रवाना हो गया। उन्होंने पीछा भी किया मगर बस निकल चुकी थी। फरहाद को अब अपनी फिक्र न थी, बस यही अंदेशा था कि ये शीरीं को मार डालेंगे, इस पर कड़ी पाबंदियां लगा डालेंगे और फिर जल्द अज जल्द शादी कर देंगे। उन्हीं सोचों में सफर का पत्ता भी ना चला कि कैसे खत्म हो गया। घर पहुंचा तो पन्ना होश ना था। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा, ये तेरी क्या हालत है? किसी ने मार पीट दिया है? तब इसे अपना होश आया। खुद पर नजर डाली तो कपड़े फट गए थे। घूंसे खाने से मुंह सूज गया था। आईना देखकर सख्त शर्मिंदगी हुई। माँ को किसी तरह टाला। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में जा घुसा और कुंडी लगा ली। तमाम रात इसी फिक्र ने सोने ना दिया। बदन दुख रहा था। सुबह दुकान पर भी ना जा सका। 10 दिन फरहाद ने इस फिक्र में गुजारे कि कहीं इसको इसके भाइयों ने मार ना दिया हो। वो यही बात सोच सोच कर पागल हो रहा था। इसको खबर होती कि वो इस लड़की से मिलकर ऐसा बेगाना हो जाएगा तो भी उसके पीछे ना जाता। शायद ये इसके इख्तियार से बाहर था। वो जिंदा था मगर मुर्दा जैसा था। किसी से बात करने को दिल करता था और ना दुकानदारी को। अगर सौदा लेने वाले सीधी बात करते तो भी इसको बुरा लगता। वो अब शीरीं के फोन के इंतजार में ही दुकान पर जाता था। कुछ दिन फोन की घंटी खामोश रही। फरहाद की सांस भी घटी घटी रही। वो मायूस हो चला था। इसको इसके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि खुदा जाने लड़की के भाई ने इसके साथ किया सलूक किया है। इसको इस सवाल का जवाब देने भी कोई ना था। एक दिन फिर से फोन की घंटी बजी। शीरीं का फोन था। आवाज सुनकर बे-इख्तियार फरहाद के मुंह से निकला, शीरीं, अब तो अपना सही नाम बता दो। क्या तुम जिंदा हो? बता दूंगी जब तुम अपना असल नाम बताओगे। और क्या तुमको मेरे मर जाने का यकीन था?
नहीं, लेकिन उलझन में हूं कि घर वालों ने तुम्हारे साथ किया सलूक किया। भाइयों ने मिलकर खूब मारा और फिर कमरे में 10 रोज तक बंद रखा। आज एक कजिन की मंगनी है। सब घर वालों के साथ मैं गजन के घर आई हूं और यहां से चुप कर फोन कर रही हूं। 1 माह बाद मेरी शादी है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 1 माह है हमारे पास, हम शादी कर सकते हैं। मगर ऐसी शादी में तो घर वालों की रुसवाई है। तुम सब्र से काम लो। फरहाद ने इसे समझाया। तो फिर तुम कर लो सब्र। इसके बाद सारी जिंदगी सब्र से काम लेना होगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फरहाद पहले से ज्यादा परेशान हो गया। इसी वक्त दुकान बंद की और घर आ गया। सोच रहा था कि वक्त कम है, घर वालों से भी बात नहीं कर सकता। लाखों का कारोबार था, वो अलग खत्म हो रहा था। वो दुकानदारों से भी गाफिल हो रहा था। इसको खबर थी कि लड़की के घर वाले कुजा खुद उसके घर वाले भी राजी ना होंगे। बड़ा भाई किसी जरूरी काम से पेशावर गया हुआ था। फरहाद ने 8 दिन दुकान ना खोली, खराबी तबीयत का बहाना किए रखा। नवीं दिन वालिद साहिब के इसरार पर दुकान खोली तो फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। रिसीवर उठाया। शीरी बोली, 3 दिन से मुसलसल फोन कर रही हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? तबीयत तो ठीक है। मैं बीमार था, रांझा ने बताया। बीमार तो मैं भी हूं मगर उसका कोई इलाज नहीं है। तुम कल 2 बजे फुलां जगह आ जाना, मैं तुमको अपने घर यलो हालात से आगाह करना चाहती हूं। इतना कहकर शीरी ने फोन रख दिया और वो रिसीवर कान से लगाए सोचता ही रह गया कि क्या करूं। इसको रात भर नींद न आई। इस रोज की मुलाकात याद थी। अच्छी दुर्गत बनी थी, दोबारा जाने का हौसला न पड़ता था। खुद को बहुत रोका मगर इस खतर की तरफ खुद ब खुद कदम उठते जाते थे। इसकी बताई हुई जगह जा पहुंचा। 3 घंटे बाद वो आती दिखाई दी। आज वो अकेली थी, हाथ में थैला पकड़ रखा था। पूछा, ये क्या है? ये मेरे कपड़े हैं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझको साथ ले जाना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं यहां सामने पहाड़ पर से छलांग लगा दूंगी। इसके कदम अब भी मन भर के हो रहे थे, लेकिन लड़की दलेर थी, इसका बाजू पकड़े थी। फरहाद, क्या सोच रहे हो? चुल्लू उठो, वक्त कम है। मेरे घर वाले मुझको तलाश करते होंगे। वो यहां आ गए तो हम दोनों को मार देंगे। फरहाद बादल नाखास्ता उठ खड़ा हुआ। वो इसके साथ कदम बढ़ाने लगा। जाते तो कहाँ जाते, बस स्टैंड पर आकर खड़े हो गए मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 1 घंटा गुजर गया, कोई गाड़ी ना मिली। फरहाद गुमसिम था, जैसे अंधा गो निगाह और बहरा हो गया हो। शीरीं की आवाज भी इसको सुनाई ना दे रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, वो सामने देखो, निशेबी रास्ते पर मेरा भाई और उसके साथ न जाने कौन कौन लोग आ रहे हैं। भाग जाओ फरहाद, खुदा के लिए यहां से भाग चल, वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता। मर जाऊंगा मगर तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं देखो, वो 1-2 नहीं 10-15 आदमी हैं और उनके हाथ में असलहा भी है। वो इसी इरादे से आ रहे हैं कि हमको जान से मार देंगे। हम दोनों का अब तुम्हारे भाई के हाथों मर जाना ही बेहतर है। लेकिन शीरी मरने के लिए तैयार न थी। इसने खुदा और रसूल की कस्में देकर कहा कि ये बेग ले लो, इसको आगे जाकर कहीं नाले में फेंक देना। मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती क्योंकि मैं तेज नहीं भाग सकूंगी और मेरी वजह से तुम भी पकड़े जाओगे। वो यहाँ आते ही मुझसे उलझ जाएंगे। इतनी देर में तुम्हें निकल भागने का मौका मिल जाएगा। मजबूर होकर फरहाद ने इसका बेग थामा और मुखालिफ समत में भाग खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ों की ओट में नजरों से ओझल हो चुका था। तुझी वो तमाम शीरीं के सर पर आ पहुंचे, जिसने खुद को एक पत्थर पर गिरा लिया था और अब बेहोश पड़ी थी। फरहाद भागते भागते जंगल में पहुंच गया था। ये सर्दियों के दिन थे, शाम करीब थी। खौफ की वजह से इसको वहीं पुड़ाव करना पड़ा। साथ कोई चादर थी और ना खाने पीने का सामान, शीरीं के कपड़ों का थैला तो इसने रास्ते में नाले के तूंदो तेज पानी के सपर डाल कर दिया था। नजदीक कोई बस्ती भी न थी। हर तरफ से मायूस होकर इसने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। इसकी जिंदगी के दिन बाकी थे, जो इतनी सर्दी के बावजूद वो बच गया। काली लंबी रात ज्यों त्यों करके गुजर गई, मगर ये रात क़यामत से बढ़कर लंबी थी। सुबह को फटते ही वो दरख्त से उतरा और रवाना हो गया। रास्ते का पत्ता न था, कोई जाने वाला न था, बस खुद को किस्मत पर छोड़ दिया। जिस रास्ते से आया था वो भूल चुका था। घंटा भर यूं नहीं चलता गया, बालिखर सामने से एक शख्स खाई दिया।
वो जंगल से लकड़ियां लिए जा रहा था। फरहाद ने इससे बड़ी सड़क के बारे में पूछा। वो कोई नेक दिल इंसान था। कहने लगा, सड़क तो बहुत दूर है, तुम रास्ता भूल जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वो फरहाद के साथ हो गया। काफी देर के बाद वो बड़ी सड़क पर पहुंच गए। फरहाद ने इसको कुछ रकम दी कि वो बहुत गरीब था। इसने इतना वक्त भी फरहाद की खातिर खराब किया था। फरहाद वहां किसी सवारी के इंतजार में खड़ अलिफ हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। वो गाड़ी में बैठकर घर आ गया। घर वालों ने पूछा, कहाँ चले गए थे और ये कैसी हालत बना रखी है? एक दोस्त के पास चला गया था। वो बीमार था, इसने रात मुझको अपने साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। रांझा ने हमसे बहाना किया और अपने बिस्तर पर गिरा तो होश ही ना रहा, क्योंकि रात भर सर्दी में दरख्त पर बैठे रहने से हालत खराब हो चुकी थी। अगले दिन उठा तो हालत कुछ बेहतर थी। शुक्राने के नफल पड़े कि अल्लाह पाक ने इज्जत और जिंदगी दोनों रख ली थी, मगर अब फिक्र थी तो शिरीं की। इसको यकीन हो गया कि इसको तो इसके भाइयों ने अगले जहान पहुंचा दिया होगा। इसके बाद वालिद साहिब की अलालत देखते हुए इसको एहसास हुआ तो वो बिलानागा दुकान पर बैठने लगा। अब भी फोन की घंटी पर दिल धड़क उठता था कि शायद शिरीं का फोन हो, मगर उसका फोन ना आया। खुदा जाने इस पर क्या बीती थी। 2 माह यूं ही गुजर गए। जब फोन की घंटी बजती इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती कि मीर इसी का फोन होगा, लेकिन वो किसी और का होता और फरहाद मायूस हो जाता। दिन यूं ही गुजरते गए, इस लालकी का कुछ पत्ता न चला। हालत ये थी कि फरहाद सुबह मुश्किल से ही दुकान पर जा पाता और शाम को घर आ जाता। वो दुकान पर जाता ही यही उम्मीद लेकर कि शायद आज शिरीं का फोन आ जाए, वरना इसमें तो अब चलने की भी हिम्मत ना रही थी। एक दिन फोन की घंटी बजी। फरहाद ने फोन उठाया। एक लड़की बोल रही थी। इसने पूछा कि फरहाद है? मैं बोल रहा हूं। भाई ने जवाब दिया, मैं सनोबर की सहेली बोल रही हूं फरहाद। आपको ये बताना था कि मेरी दोस्त और आपकी शिरीं अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर फरहाद की आंखों तले अंधेरा छा गया। मैं सही कह रही हूं। आपको याद होगा जब पहली बार इसने आपको मिलने के लिए सेरगा में बुलाया था तो मैं साथ थी। इसने मुझे आपका नंबर दिया हुआ था। कहा था अगर भी मुझे कुछ हो जाए तो फरहाद को बता देना। फिर इस दिन इसको इसके भाई घर नहीं लाए थे, बल्कि वहीं बेहोशी में ही उसका गिलत बाकिर पहाड़ के ऊपर से नाले में फेंक दिया था। उन्होंने इसके कदमों के निशानात के साथ साथ किसी और के कदमों के निशान भी देखे थे। इसका एक भाई दुकान पर तुमको देखने भी आया था, तो इस वक्त तुम्हारा भाई दुकान पर मौजूद था। वो यही समझे कि तुम दुकान पर मौजूद हो और उनकी बस्ती में नहीं, कोई दूसरा आया है। इसने जाकर यही कहा कि जिस पर तुम लोग शक कर रहे हो वो तो अपनी दुकान पर बैठा है, शायद वो किसी और के साथ गई थी। खुदा ने तुमको बचाना था सो तुम बच गए, वरना तुम्हारा मारा जाना भी यकीनी था। खुदा जिसको ज़ंदे रखना चाहे दुश्मन को अंधा कर देता है। फरहाद की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने रिसीवर रख दिया, दुकान बंद की और घर आ गया। इसको अपने बच जाने की कोई खुशी न थी। गम था तो शिरीं के डूब जाने का, जिसका असल नाम उसकी सहेली ने बताया था कि सनोबर है। सनोबर का गम मेरे प्यारे भाई फरहाद को आज भी है। अब हम इसको इसके असल नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि घर वालों का ख्याल है कि इसको फरहाद नाम रास नहीं आया।